हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 29 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा बहुत ध्यान से। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करिए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का। अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? यह किताब लिखी गई है श्रीमती वीएल इंदिरा दत्त के द्वारा। और दूसरी चीज आपको यहां पर यह भी ध्यान रखनी है कि इस किताब को रिलीज किसके द्वारा किया गया है। तो इसको लॉन्च करने वाले हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया नई दिल्ली से। और वीएल इंदिरा दत्त की एक किताब है ग्लिम्स ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जनवरी 2022 से डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? यह आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो भारत के एनएसए है ना, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब, तो अजीत डोभाल के डेप्यूटी हैं ये। तो डेप्यूटी एनएसए के रूप में अभी हाल ही में सीनियर आईएफएस अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है विक्रम मिस्री। कौन है? विक्रम मिस्री। आपको याद होगा 4 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि अभी चाइना में भारत की तरफ से राजदूत किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये है प्रदीप कुमार रावत। बताया था मैंने, आपको याद होगा शायद। तो प्रदीप कुमार रावत ने इन्हीं को सक्सीड किया है। विक्रम मिस्री को ही इन्होंने सक्सीड किया है। विक्रम मिस्री इससे पहले चाइना में भारत की तरफ से राजदूत के रूप में कार्यरत थे। अभी ये वहां से वापस आए हैं, तो भारत में इनको डेप्यूटी एनएसए की पोस्ट दी गई है। और ये 1989 बैच के सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया? तो इन्होंने पंकज सरन को सक्सीड किया। पंकज सरन साहब अभी तक डेप्यूटी एनएसए थे। ये 31 दिसंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। तो आने वाले 1 जनवरी 2022 से विक्रम मिस्री होंगे भारत में नए डेप्यूटी एनएसए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2021 के पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसको अपॉइंट किया गया है? यहां पर आप पहले समझ लो पेटा का मतलब क्या होता है। पेटा का फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। क्या बोलते हैं? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। मतलब ऐसे लोग जो कि पशुओं को बचाने के लिए आगे आकर बेहतर कार्य करते हैं सोसाइटी में, उनको पेटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाता है हर साल। तो 2021 की पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है आलिया भट्ट को। और आपको पता है 2020 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे? जॉन अब्राहम थे। 2020 में जॉन अब्राहम को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 3 दिन का काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी हाल ही में शुरू हुआ है कौन से शहर में? तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है काशी किसको बोलते हैं। वाराणसी का पुराना नाम है काशी। तो वाराणसी में अभी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया था 27 दिसंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आगे इससे अभी और भी कई क्वेश्चन बनेंगे अगले 3-4 दिन में, मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे कि फोकस कंट्री कौन सा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, और पार्टनर कंट्री कौन सा डिक्लेयर किया गया, कौन कौन सी मूवीज दिखाई गई, ये सब यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में क्वेश्चन बनेंगे। अभी हाल ही में महोत्सव स्टार्ट हुआ है 27 दिसंबर को, तो मैं अगले 1-2 दिन में आपको सूचित करता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2021 कौन से राज्य के द्वारा जीत ली गई है? तो इस साल की हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती है उत्तर प्रदेश की टीम ने। और फाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम ने चंडीगढ़ को हराया। इन्होंने 3-1 से चंडीगढ़ को हराया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बार जो हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई है, ये कौन सा संस्करण हुआ है इसका? ये 11वां एडिशन हुआ है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, चंडीगढ़ में वीपी बदनोर है गवर्नर, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। आप सभी लोग ध्यान रखिए, कल के दिन भी मैंने आपको बताया था 28 और 29 तारीख को अन अकेडमी में स्पेशल ऑफर चल रहा है न्यू ईयर की तरफ से। तो आज 29 तारीख है, आपके पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। आज रात में 11:59 तक ये ऑफर्स चल रहे हैं। और इन ऑफर्स के तहत अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, मतलब टोटल 16 महीने। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें आपको 8 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, मतलब टोटल 32 महीने। तो ये बेस्ट ऑफर्स है अभी तक के 2021 के।
आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी प्लस को वरुण 777 कोड के साथ। आप ये कोड अगर मेरा लगाते हैं तो ये ऑफर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो ऑफर्स लेते हो तो उसमें आपको और ज्यादा बड़े ऑफर मिल जाएंगे, जैसे कि आप एसएससी और बैंक एक साथ ले सकते हो कॉम्बो, एसएससी बैंक रेलवे भी आप एक साथ ले सकते हो। तो आई थिंक बेस्ट रहेगा, आप जिस तरीके के एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो एसएससी बैंक रेलवे जरूर लें आप, क्योंकि एसएससी के साथ आपकी रेलवे की भी तैयारी होती रहेगी। केवल आज रात तक का आपके पास टाइम है, उसके बाद कल से यह ऑफर नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लिफ्टेड बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम इंडिया? अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने भारत से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कराने पर बैन लगा रखा था, लेकिन अभी इन्होंने प्रतिबंध हटा लिया है? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। आपको याद होगा, मैंने 6 महीने पहले आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया था कि भारत में जो चिकन है, मतलब जो मुर्गी उत्पादन होता है, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट है, इसमें H5N1 वायरस पाया गया था और सबसे पहले ये वायरस केरला में पाया गया था। ओके, उसके बाद कई सारे और राज्यों में भी ये वायरस पाया गया। तो हुआ क्या कि उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात ने 30 जुलाई को बैन लगा दिया था कि भारत से कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करेगा यूएई। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि कंडीशन बेहतर हो गई है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने ये प्रतिबंध हटा लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब भारत यूएई भेज पाएगा पोल्ट्री प्रोडक्ट, मतलब हम उन्हें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एंड यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, कतर की कैपिटल है दोहा, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है 3, कैपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लूम फाउंटेन, और सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में हैवी कैरियर रॉकेट जिसका नाम है अंगारा A5 इसको लॉन्च किया गया है? अंगारा A5 नाम का हैवी कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है रशिया ने। और आपको पता है इस रॉकेट की खास बात क्या है अंगारा A5 की? ये अपने साथ पेलोड ले जा सकता है, 24.5 टन का पेलोड ये कैरी कर सकता है अपने साथ। बात आगे समझ? पेलोड का मतलब ये कि अपने साथ ये कोई भी इक्विपमेंट ले जा सकता है, चाहे आप उसे एक्सप्लोजिव फॉर्म में भेजें, चाहे आप उसे सैटेलाइट फॉर्म में भेजें, ये अपने साथ 24.5 टन का वजन कैरी कर सकता है। और रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसको बोलते हैं रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस। और रशिया में किसकी सरकार है? व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है और चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी कंपनी है जिसको अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा सिलेक्ट किया गया है बॉर्डर सर्विलांस टेक्नोलॉजी के लिए? तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप में बॉर्डर सर्विलांस टेक्नोलॉजी के लिए सिलेक्ट किया है पारस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी को। अब ये जो पारस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी है, इसकी स्थापना साल 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे शरद वीरजी शाह। क्या नाम है इनका? शरद वीरजी शाह। अब देखिए, इस कंपनी के साथ डीआरडीओ ने पैक्ट साइन किया है, ओके, बॉर्डर सर्विलांस टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पारस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी जो है, ये बॉर्डर सर्विलांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे, जो भी इनके पास आइडियाज होंगे, वो ये डीआरडीओ के साथ शेयर करेंगे और डीआरडीओ उसी के ऊपर काम करके उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी। तो क्योंकि पारस डिफेंस एंड स्पेस का एक्सपीरियंस काफी बेहतर रहा है पिछले कुछ टाइम में, तो इनकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए डीआरडीओ ने इनके साथ हाथ मिलाया है और इनको सर्विलांस टेक्नोलॉजी में भागीदार बनाया है अपने साथ। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में टॉप किया है ओवरऑल हेल्थ पैरामीटर्स एमंग लार्जर स्टेट? मतलब कहने का यह है कि पूरे भारत में जितने भी बड़े राज्य हैं, उन सभी बड़े राज्यों में हेल्थ पैरामीटर्स में सबसे बेहतर स्टेट कौन सा रहा है? तो सबसे बेहतर स्टेट रहा केरल, नंबर 1 पे, जहां पर लोगों की हेल्थ का ख्याल सबसे बेहतर पिछले कुछ टाइम पे रखा गया है। या फिर आंकड़े ये बताते हैं, आप ये बोल सकते हो कि केरल भारत का वो राज्य रहा है जिसमें हेल्थ के केसेस अगर हुए हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा रिकवर भी हुए हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा तादाद है उनके रिकवर होने की केरल के अंदर। तो नंबर 1 पे इसमें रहा केरल, नंबर 2 पे रहा है तमिलनाडु और नंबर 3 पे रहा है तेलंगाना। अब देखिए, इस रिपोर्ट का नाम है द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, ठीक है।
और ये इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। इस रिपोर्ट के तहत केरल रहा नंबर 1 पे, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, तेलंगाना तीसरे नंबर पे। अगर आपसे पूछा जाए इसमें बॉटम पे कौन रहा, सबसे आखिर में कौन सा स्टेट रहा, तो हेल्थ पैरामीटर में उत्तर प्रदेश रहा बॉटम पे। सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की रही। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी इज गोइंग टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन आसाम। ये कौन सी कंपनी है जो कि बहुत जल्द आसाम के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना करने जा रही है। ये कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, इसका मेन मोटो क्या होता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का आपको मतलब पता है, जैसे कि सूर्य से बनने वाली जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम सूर्य से बनाते हैं, वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल एनर्जी का सीधा सा ये मतलब होता है कि एनर्जी का वो भंडार जो कि असीमित है। जैसे कि दूसरी तरफ सीमित भंडारों में कौन कौन सा है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सीमित है। कोल, जैसे कोयले की बात करें तो ये भी सीमित है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे इन पवन चक्कियों से आप बिजली बना रहे हो, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब असीमित भंडार है। हवा तो नहीं खत्म हो जाएगी ना। दूसरी चीज, अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य की किरणों से आपको जो एनर्जी मिल रही है, ये भी रिन्यूएबल है, असीमित है, ये तो खत्म नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना आसाम के अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड करेगी। इसकी खास बात यह होगी कि यहाँ पर एनर्जी बनाई जाएगी स्टीम, मतलब भाप और नेचुरल गैसेस की मदद से। ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1959 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे सुशील चंद्र मिश्रा। कौन है? सुशील चंद्र मिश्रा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और बन सकता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड आसाम के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगा रही है। तो ध्यान रखिएगा, आसाम के अंदर जोरहाट में इसको लगाया जाएगा, जोरहाट। और आसाम में इस टाइम पे हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और आप सभी लोग ध्यान रखिए, जैसे कल सुबह 11 बजे मैंने क्लास ली थी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की, वैसे ही आज स्पेशल क्लास लूंगा करंट अफेयर की। तो आज सुबह मुझसे 11 बजे मिलना मत भूलिए स्पेशल क्लास में। अगर आप CBT 2 देने वाले हैं या फिर ग्रुप डी देने वाले हैं या आगे आने वाले जो अप्रैल से SSC के एग्जाम चालू हैं या यूपी लेखपाल, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप आज सुबह की क्लास ये 11 बजे वाली जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पे अभी जाइए, एनरोल का बटन मिलेगा, वहां पे क्लिक कर दीजिए। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड वरुण 777 है। ध्यान रखिएगा, जब आप वरुण 777 डालेंगे तभी आपकी क्लास खुलेगी। तो आज सुबह 11 बजे मिलना मत भूलिएगा इस स्पेशल क्लास में, जहां पर करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे 1 घंटे तक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एनुअल चीफ इंजीनियर्स एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। अभी हाल ही में BRO की एनुअल चीफ इंजीनियर और इक्विपमेंट मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे डॉक्टर अजय कुमार, जो कि एक सीनियर IAS अधिकारी हैं और डिफेंस सेक्रेटरी हैं इस टाइम पे। तो डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। बाय द वे, BRO की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1960 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और BRO के डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। ध्यान रखिएगा, BRO हमारी डिफेंस की वो संस्था है जिसका काम है जो भारत की सीमा रेखा है वहां पर रोडों का निर्माण करना, जिससे कि इंडियन आर्मी को हमारी बॉर्डर तक प्रॉपर कनेक्टिविटी मिले। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द कंप्लीटेड सेक्शन ऑफ द कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में मैं आपको पिछले कुछ टाइम से बताता चला आ रहा हूं कि कानपुर के अंदर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। तो इसका जो पहला सेक्शन है, ये अभी हाल ही में फंक्शनल कर दिया गया है। तो कानपुर में ये जो फंक्शनल किया गया है सेक्शन, ये पूरे 9 किलोमीटर का एरिया है। ओके, और इसकी शुरुआत हो रही है IIT कानपुर से। तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के दिन कानपुर का दौरा किया और ये बेसिकली सबसे पहले IIT कानपुर गए, क्योंकि IIT कानपुर में 54वां कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी, 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जिसमें डिग्री वितरण किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और उसके बाद इन्होंने कानपुर मेट्रो का जो पहला सेक्शन है, इसका शुभारंभ भी कर दिया है। इसके अलावा भी आप में से जो लोग कानपुर के आसपास से बिलोंग करते होंगे, आपको पता होगा वहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है जिसको पनकी के नाम से जाना जाता है। तो पनकी के अंदर मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया।
तो दो चीजों का उद्घाटन किया गया है, एक तो कानपुर मेट्रो रेल का और दूसरा पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज वॉन CII डेक्स अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021? ये कौन सा बैंक है जिसको 2020 से 2021 में सबसे बेहतरीन और इनोवेटिव कार्य करने के लिए CII डेक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है HDFC बैंक को। और आपको पता ही है, 1.5 साल पहले करीब HDFC बैंक ने ICICI बैंक को पछाड़कर पूरे प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक भारत का बन गया था HDFC बैंक। HDFC की स्थापना 1994 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे शशिधर जगदीशन। यस बैंक की स्थापना 2004 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई। हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है अमिताभ चौधरी। एंड ICICI बैंक की स्थापना 1994 में करी गई। हेडक्वार्टर है वडोदरा और इसके चेयरपर्सन है संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है? तो ये जो मेंदुम मंजपई स्कीम है, इसको कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है MK स्टालिन की सरकार ने तमिलनाडु के अंदर। अब देखिए, ये जो मेंदुम मंजपई स्कीम है, इसका मेन मोटो क्या है? इसके अंदर तमिलनाडु सरकार क्लॉथ बैग को प्रमोट करेगी, मतलब कपड़े वाले थैलों को प्रमोट करेगी। तमिलनाडु सरकार का ये एक बहुत बड़ा कैंपेन है जिसके तहत इनका कहना है कि हमें प्लास्टिक के बैग्स का या पॉलीथिन्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, अब हमें क्लॉथ बैग्स का भी यूज करना होगा। तो प्लास्टिक के बैग्स पूरे तरीके से तमिलनाडु के अंदर MK स्टालिन की सरकार ने बैन कर दिए हैं। और इस टाइम पे तमिलनाडु में गवर्नर कौन है? ये हैं RN रवि। ये इससे पहले नागालैंड के गवर्नर हुआ करते थे। इस टाइम पे नागालैंड में गवर्नर कौन है? ये है जगदीश मुखी, जो कि आसाम के भी गवर्नर है। बाय द वे, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है और आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में RBL बैंक के इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो RBL बैंक, जिसको रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसके नए MD और CEO के रूप में राजीव आहूजा को अपॉइंट किया गया है। और आपको याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था, इसी साल RBL बैंक के MD और CEO बनाए गए थे विश्ववीर आहूजा। तो विश्ववीर आहूजा को सक्सीड किया है राजीव आहूजा ने। नए MD और CEO राजीव आहूजा इसके बने हैं। एंड RBL बैंक की स्थापना 1943 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन तो अब आपको पता ही है, राजीव आहूजा होंगे। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जो मैंने आपको ऑफर बताया हुआ है उसको आप आज रात तक ही अवेल कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सुबह 11 बजे मिलना मत भूलिए करंट अफेयर की स्पेशल क्लास में मुझसे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।